नमस्कार, मैं शुभांगिनी पांतावने महाराष्ट्र टीवी 24 के नागपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। देखते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। नागपुर के लकड़गंज परिसर में लकड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई है। यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अंदाज व्यक्त किया जा रहा है। इस आग में राजेंद्र टिम्बर मार्ट, अश्विनी टिम्बर मार्ट और अन्य दुकानदारों का नुकसान हुआ है। इस आग को बुझाने में 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगाई गई। 4 से 5 घंटे के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये सुबह तकरीबन 7 बजे करीबन आग लगी और इतनी लग गई कि बुझाने को भी मुश्किल हो गई और बहुत काफ़ी मात्रा में नुकसान भी बहुत काफ़ी मात्रा में हो गया। हम लोग बाहर से आने वाले थे, गरीब थे, ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी ने जो भी था हमारा इसमें पूरा जल के राख हो गया। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं बचे। फर्नीचर की दुकान थी, बहुत सारा माल था अंदर में, पूरे जल के राख हो गया। अभी हमारे पास जो भी था सब खत्म हो गया। अभी नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं लगा हुआ इधर में, क्योंकि काफ़ी दिनों से दुकान बंद ही था, चालू तो था नहीं यहाँ पे। अब क्या हुआ तो मेरे को लगता है शॉर्ट सर्किट कहीं से लगा होगा, उसकी वजह से आग लगी इसमें। नहीं, इसका इंश्योरेंस कुछ भी नहीं था। अभी नई दुकान चालू किए थे ये वाला। यहाँ पे करीबन 15 से 20 लाख का नुकसान हो गया। यहाँ तो सुबह ये 8:15 के करीब मुझे कॉल आया, तो वैसे ही मैं निकला और गाड़ियाँ भेजा। तो यहाँ टोटल फायर टेंडर जो है तो 8 फायर टेंडर आए हुए हैं और 4-5 स्टेशन की गाड़ियाँ आई थी और उससे इसको एक्सटिंग्विश किए। क्या कारण आपका पता चला? अब आग का कारण तो इनको जो अपने जो ओनर है, ये ओनर है राजू ढोबड़े, तो इनसे पूछ रहा हूँ तो ये तो उनका कहना ये है कि भाई शॉर्ट सर्किट हो सकती है, और क्या हो सकता है? ऐसा उनका कहना है। क्योंकि यहाँ आज एक तो बुधवार था और बुधवार रहने के बाद में लाइन रहती है पर मशीन चालू नहीं थी, पर बाकी सप्लाई चालू था। और जो बुधवार को जो लोड शेडिंग होता है बोलते हैं यहाँ पर वो 10-10:30 बजे से स्टार्ट होता है, ऐसा इनका कहना है। वैसे लॉकडाऊन से बंदी है, लॉकडाऊन के कारण पूरा बंदी है। राजेंद्र टिंबर मार्ट या नावाने माझं टिंबर मार्ट आहे आणि सकाळी 7:30-8च्या दरम्यान इथे शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागलेली आहे आणि आज बुधवार आणि या लॉकडाऊन मेन म्हणजे लॉकडाऊनमुळे इथे सगळं बंद असल्यामुळे कुणाला लक्षात येतपर्यंत हा फार मोठा आगीचं स्वरूप पकडलेलं आहे इथे। त्यामुळे ही फार मोठी हानी झालेली आहे आमची। जवळजवळ माझं स्वतःचं आज 12-14 लाखाचं झालेलं आहे आणि बाजूवाल्या आमच्या भावांचं अश्विन टिंबर मार्ट, अशोक नारायण ढोबळे यांचं पण जवळजवळ तेवढंच झालेलं आहे, 12-14 लाखांचं। लकड़गंज में आज सुबह सुबह आग लगी, जिसमें कई जो है दुकानदारों के नुकसान हुआ है, जिसे अब बुझाने के लिए फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आई है। कुल मिलाकर 8 गाड़ियों ने ये आग पर काबू पाया है। अंदर हम जाके देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह 8 बजे के करीब ये आग लगने की फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। वही शॉर्ट सर्किट ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है इसका, ऐसा भी बात पता चली है। आप देख सकते हैं कि आग इतनी भयानक है कि जो पूरा ये टिम्बर मार्ट है वो पूरा जलकर खाक हो गया है। कुल मिलाकर जो दुकानदार है उनके 15 से 17 लाख रुपए का नुकसान इस दौरान हुआ है, ऐसी बात भी फिलहाल सामने आ रही है। पूरे से तरह से जो लकड़ी का मार्केट होता है, टिम्बर मार्ट होता है, वो फिलहाल जलकर खाक हो गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें दिखा रही है कि कितने भयानक जो है ये आग है। अभी फिलहाल जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो 12 बजे का समय हुआ है और सुबह 7 बजे के करीब या 8 बजे के करीब ये आग लगी है, जिसके बाद 4 घंटे की मेहनत के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन का समय है और ये सारी दुकानें जो है वो बंद होने की जानकारी फिलहाल सामने आई थी। उसी के बीच शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी है, ऐसी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र खोपरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उसके विरोध में भाजपा ने आज सांकेतिक विरोध प्रदर्शन दर्शाया है। प्रदर्शन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं की पश्चिम बंगाल में हत्या हो रही है, ऐसी स्थिति मुगलों के काल में देखी थी, वही आज पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा। बंगाल मध्ये एक प्रकारे राज्य पुरस्कृत दहशतवाद आपल्याला पाहायला मिळतोय। ज्या प्रकारे निवडणुकीच्या निकालानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना
अक्षरशः मारून टाकण्यात आलं, त्यांचे खून करण्यात आले, घरं जाळण्यात आले, महिलांवर अत्याचार झाले. म्हणजे अशी परिस्थिती मुघलांच्या राज्यात पाहायला मिळायची, तीच परिस्थिती स्वतंत्र भारतामध्ये भारताचं घटक राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. आणि विशेषतः ज्या प्रकारे त्याला तिथल्या नव्या राज्यकर्त्याचं समर्थन आपल्याला पाहायला मिळालं, हे अत्यंत या लोकशाहीला काळीमा फासणारं त्या ठिकाणी आहे. आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ज्या प्रकारे त्या ठिकाणी मारले जात आहेत, त्यांच्या पाठीशी भारत उभा आहे हे सांगण्याकरता आज आमचं आंदोलन या ठिकाणी आहे. आमचे शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके, चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आमच्या सर्व नागपुरातल्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी हे आंदोलन केलं आहे. हे आंदोलन जरी सांकेतिक असलं तरी लोकशाहीचा जो खून चाललेला आहे त्याच्या विरोधात उभा भारतीय जनता पक्षाच्या बंगालच्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभा झाला आहे. मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटतं, हे सगळे तथाकथित पुरोगामी आणि मुद्दाम बोलतो, केवळ नेते नाही तर स्वतःला पत्रकार बनवणारे पुरोगामी हे सगळे चूप का आहेत? मी सगळ्या पत्रकारांबद्दल बोलणार नाही, अनेकांनी याला वाचा फोडली आहे, पण अनेक आपल्याला पुरोगामी म्हणवणारे आज मात्र चूप बसलेले आहेत. ममता दीदींना वेगवेगळ्या उपमा देणारे आता नेमकं याच्यावर काय बोलतायत हा देखील आमच्यासमोर सवाल आहे. आणि भारतामध्ये केवळ राजकारणाकरता अशा प्रकारच्या हत्या होणार असतील आणि या देशातले राजकीय नेते हे राजकारणाकरता चूप बसणार असतील आणि त्या हत्यांचं मुकसमर्थन करणार असतील तर मला असं वाटतं की देशाच्या लोकशाहीवर हे एक मोठं संकट आहे. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाच्या एकेका कार्यकर्त्याच्या पाठीशी आम्ही उभे आहोत. आमचे अध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांना विनंती केली आहे की जे आमच्या कार्यकर्त्यांची घरं जाळली, आम्ही भाजपचे सगळे कार्यकर्ते देशभरातले आपापल्या जवळून त्याकरता पैसे एकत्रित करून त्यांची घरं पुन्हा बांधून देण्याकरता तयार आहोत. आम्हाला आपण तशा प्रकारची परवानगी द्यावी. आणि एवढंच नव्हे, हा कोविडचा काळ चालला आहे, अन्यथा आवश्यकता पडली तर आमची सगळ्यांची तिथे जाऊन आमच्या लोकांचं संरक्षण करण्याची देखील या ठिकाणी मानसिकता आहे. पण मला विश्वास आहे या देशात न्यायालय आहेत, ते याची निश्चितपणे दखल घेतील. स्वतः आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी काल त्या ठिकाणी पोहोचले आणि ते देखील त्या ठिकाणी भक्कमपणे उभे आहेत. आणि भारतीय जनता पार्टी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी निश्चितपणे उभी राहील हा मला विश्वास है। नागपुर में कुछ निजी अस्पताल में जनता से लाखों रुपए लूट रहे हैं। निजी अस्पताल ज्यादा शुल्क लगाकर कोरोना काल का फायदा उठाते भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी लगातार 8 महीने से जनता का बिल कम करने का काम कर रहे हैं। पिछले 8 महीने में उन्होंने लोगों के बिल कम किए हैं। वही अस्पताल की मेडिकल काउंसिल से शिकायत की, जिसके बाद अस्पतालों को नोटिस जारी हुए हैं। जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष से बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर में लगातार जो निजी अस्पताल है वो ज़्यादा का बिल लेकर लोगों को लूट रहे हैं। इसके लिए नगर सेवक बंटी शेल्के कई बार रास्ते पर उतरे। अभी फिलहाल पूर्व महापौर संदीप जोशी भी इसी काम पर व्यस्त है कि जिस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है, ये लूट कहीं ना कहीं कम हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। इसी के साथ एक जनता फाउंडेशन है, उनके अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी है, जो पिछले 8 महीने से लगातार जो गरीब जनता है जिन्हें ज़्यादा का बिल दिया गया है उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जीशान सिद्दीकी खुद मौजूद है। सर, 8 महीने से आप जो है वो काम कर रहे हैं, गरीब जनता का जो है पैसा कम करने का काम कर रहे हैं, कितना आपको उसमें सफलता मिली? उसी के बाद क्या आपने महानगर पालिका के साथ इसके बारे में कोई चर्चा की? क्या महानगर पालिका से आपको उसका जो है जवाब मिला है? सबसे पहले जय महाराष्ट्र। 8 महीने से ये हमारी कंटिन्यूसली मुहिम शुरू है। ऐसा देखने में आ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कंटिन्यूसली लोगों को लूट रहे हैं बिल्स के नाम पर, कोविड के नाम पर।
अभी तक के अनगिनत ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें मैं खुद जाकर पर्सनली लोगों के बिल्स कम कराया हूँ, जहाँ पर लूटबाजारी हो रही थी। मेरे जाने से, मालिक की दया से, आप जैसे लोगों के सपोर्ट से किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख, 2.25 लाख, इतना अमाउंट हमने बिल खुद जा कर के कम करवाया है। इसके ताल्लुक से हमने इसके पहले भी लिखा पढ़ी करी कंटिन्यूसली। 24 अगस्त का मेरा पहला वो था जब कामठी रोड स्थित स्थिति हॉस्पिटल की लूटबाजारी मैंने सामने लेकर के आया था। उसके बाद से कई लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, कई लोगों की अपने थ्रू मदद हुई। महानगर पालिका को भी जब हमने ये लिखा तो हमने ये भी बोला कि इसके जो ऑडिटर्स है, ठीक है, आप लोग कार्रवाई, हमारे जो एनएमसी के अधिकारी रहते हैं, जो सो कॉल्ड बहादुर अधिकारी है, कि अगर रोड के किनारे कोई बूढ़ी औरत 2 टोकरी फ्रूट की लेकर के बैठ जाए, या कोई जैसी जगह जहाँ नहीं ठेला लगा सकते वहाँ कोई फ्रूट वाला ठेला लगा ले, तो उसका पूरा का पूरा ठेला पलटा दिया जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। तो ऐसे जो बहादुर सिपाही है, इतने जो बहादुर अधिकारी है, जो गरीबों का फ्रूट तक फेंक देते हैं, उनको मारते हैं डंडों से, उनसे मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल वाले इतनी ज़्यादा लूट कर रहे हैं, आज उनके ऊपर में एक्शन, सख्त एक्शन होना कब शुरू होगा? ये महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा जी ने मेरे को ये पत्र भेजा है। ये पत्र माननीय जलज शर्मा जी का भेजा हुआ है, जो कि एनएमसी के, हमारी नागपुर महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर हैं। उन्होंने इस पत्र में मुझे साफ ये बताया है कि हमने 872 केसेस में गड़बड़ पकड़े, जिसमें से यानी 1,78,00,000 रुपए की वो गड़बड़ थी, जिसमें से उन्होंने 1,27,00,000 रुपए बोलते लोगों को वापस दिलाया। सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि सर, अगर 1,78,00,000 रुपए की गड़बड़ आपने पकड़ा तो आपने 1,27,00,000 रुपए ही क्यों रिटर्न दिलाया? पूरा अमाउंट कब रिटर्न दिलाओगे आप? अगर दिला दिया है तो उसकी जानकारी आपने हमको अभी तक दी नहीं है। दूसरी बात, 872 केसेस में अगर आपने गड़बड़ पकड़ी तो जिन ऑडिटर्स के रहते हुए इतनी बड़ी मात्रा, 872, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये पत्र ऑफिशियल उनका आया हुआ है, जलज शर्मा जी का। ये जब लिखित में मेरे को ये बता रहे हैं कि 872 केसेस में इन्होंने गड़बड़ पकड़ी, तो इतनी बड़ी मात्रा में जब गड़बड़ हुई तो जो ऑडिटर्स बैठे थे, जिनके होते हुए में गड़बड़ होती है, उन ऑडिटर्स पर आपने क्या कार्रवाई की? अगर इसको मैं डिवाइड भी कर लूँ, 1,27,00,000 इन्होंने रिटर्न दिलाया है, 1,27,00,000 को अगर आप 872 पेशेंट से डिवाइड भी करोगे तो मेरे ख्याल से कुछ ऑन एवरेज ये 14-15 हज़ार रुपये पर हेड का इन्होंने वापस दिलाया है। ये एडिशनल कमिश्नर साहब है एनएमसी के। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, जनता फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं मेरे लेवल पे काम करता हूँ मेरे तरीके से। तो मैंने खुद जगह पे जा जाके 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लोगों के रिटर्न दिलाया है या बिल में से कम कराया है। इनके ऊपर में कोई अभी तक के सख्त कार्रवाई देखी नहीं जा रही है। ज़्यादा अगर इनके आंख पर कुछ इशू आता है हॉस्पिटल वालों के, तो इनके पास एक मुद्दा बड़ा अच्छा रहता है कि हमको 80-20 के रेशो में छूट है कि भैया तुम 80% रेगुलेटेड चार्जेस में तुमको लगाना है, यानी गवर्नमेंट द्वारा तय किए चार्जेस में, और 20% हम हमारे हिसाब से लगा सकते। अब अगर आपको 80-20% का छूट दिया हुआ है, रूल जो आपको छूट दे रहा है ना 80 और 20% का, वही रूल आपके ऊपर ये भी बाइंडिंग कस रहा है कि आपको आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसी प्रोमिनेंट जगह जहाँ पर लोगों को साफ साफ दिखाई दे, ऐसी जगह आपको उसका पूरा चार्ट का एक डिटेल वो लगाना है कि हमारे हॉस्पिटल में इतने कोविड बेड्स हैं, इसमें से इतने रेगुलेटेड बेड्स हैं और इसमें से इतने नॉन रेगुलेटेड बेड्स हैं। मतलब 80% गवर्नमेंट चार्ज के हमारे इतने बेड है, 20% गवर्नमेंट चार्ज के प्राइवेट चार्ज के हमारे इतने बेड्स हैं। आप भी मीडिया से हो, मैं तो हॉस्पिटल्स, अनगिनत हॉस्पिटल्स घूम चुका हूँ, बिल्स कम करवा चुका हूँ, लाशें तक जो पैसे के लिए रोक ली गई थी मैंने वो तक छुड़वा के दिया है। आपसे भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कोई हॉस्पिटल में आज तक आपकी नज़र से गुजरा क्या कि ऐसा चार्ट लगा हुआ है कि यहाँ पर 80% हमारे पास ये बेड्स अवेलेबल है? देखा है कभी आपने? मैंने तो नहीं देखा है। क्योंकि तो कुछ भी होता है, मैं पहले जाता हूँ तो पहले मेरे को बोला जाता सर ये तो 20% वाले का बिल है, ये तो हम अपने हिसाब से चार्ज कर सकते। मेरा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ जो मेरे जाने से हॉस्पिटल वाले लाख 2-2 लाख रुपए बिल कम कर रहे? जाहिर सी बात है वो इलीगल बिल रहता होगा तभी वो कम करते होंगे। ये एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये मेडिकेयर हॉस्पिटल मानकापुर में एलेक्सिस के बाजू में स्थित है। ये डॉक्टर अतुल विद्यार्थी करके कोई है, उनका ये हॉस्पिटल है। ये बिल देखिए, इस बिल के अंदर में 12,500 रुपये ICU का विथ वेंटिलेटर इसने चार्ज लगाया है, जबकि कई बार ऐसी गाइडलाइंस आई चुकी है कि 9,000 रुपये के ऊपर वेंटिलेटर का आपको चार्ज नहीं वसूल करना है। O2 चार्जेस
O2 चार्जेस इसमें 3,000 रुपये प्रति सिलेंडर दिया है, जबकि हमारे नागपुर में ऐसी चर्चा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कलेक्टर साहब ने इसलिए लोगों को पर्सनल वाले इसमें सिलेंडर देने पर रोक लगाई कि कालाबाजारी हो रही थी सिलेंडर की। साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेड्स अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, कोई अगर अपना ट्रीटमेंट घर पे कर रहा है और उसको सिलेंडर की ज़रूरत है, वो पे करके सिलेंडर ले रहा है, आप उसके लिए अगर सिलेंडर पर रोक लगा रहे हो, तो जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पर लॉट में सिलेंडर जाता, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि हॉस्पिटल्स में मात्र 400 से 500, हद हो गई 600 रुपये में सिलेंडर उनको जगह पे पहुँचा के मिलता है। तो ये पर सिलेंडर इसने मेडिकेयर हॉस्पिटल वाले ने 3,000 रुपये लगाया, इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे आप? इसकी भी हमने लिखित शिकायत की है। 12,000 रुपये जो इन्होंने वेंटिलेटर का लगाया है, 12,500 रुपये, गाइडलाइन ये है कि 9,000 के ऊपर ये लगा नहीं सकते, और उसी 9,000 रुपये में कंसल्टेशन फीस, नर्सिंग चार्जेस, ये सब इंक्लूडेड है। इसने 12,500 लगाया और अलग से कंसल्टेशन का 28,000 रुपये लिया, नर्सिंग का अलग से 12,500 रुपये लिया। तो ये सर टोटली इलीगल बिल है। ये CBC, HIV ये सब के भी उसमें इंक्लूडेड रहता है चार्जेस, इसका सब अलग चार्जेस लगाया हुआ है। तो हमारा बोलना यही है कि सर अगर आम लोगों पर इतने जल्दी कार्रवाई होती है, आज अगर कोई मामूली सा फ्रूट वाला अपनी दुकान खोल लेगा तो तुरंत उस पर कार्रवाई करोगे। इनके ऊपर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप इन पर 5 और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाकर किसको क्या सिद्ध करना चाह रहे हो? आज तक मेरे को आप बताओ, इतनी गड़बड़ी हो रही है, कितने हॉस्पिटल्स हैं जिन पर सील लगा है? ये मैं आपके माध्यम से हॉस्पिटल वालों को चुनौती भी दे रहा हूँ कि मैंने इसके पहले बड़े बड़े किंग्सवे, वोखाट जैसे हॉस्पिटल से डेड बॉडीज़ तक छुड़ाया हूँ, जिसके प्रूफ पूरे मेरे पास में अवेलेबल है। हम ये कंटिन्यू 8 महीने से कर रहे हैं, और ये मैं ताल ठोक के बोलता हूँ कि मैं आगे भी ऐसा कंटिन्यूसली करता रहूँगा। अगर ऐसी गड़बड़ आम जनता के साथ जहाँ भी होते रहेंगी, आपको हमारी जनता फाउंडेशन या मैं वहाँ पर खड़े दिखेंगे। हम लोग कोई इलीगल तरीके से काम नहीं करते, आज तक ना कोई हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करे, ना किसी डॉक्टर को मारे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि मेरे अलावा भी जो लोग, जितने भी लोग रहे, अभी ये कोई पार्टी देखने का, अपनी नेतागिरी देखने का, ये सब आपस में बैर रखने का टाइम नहीं है। कोई भी लोग अगर इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, मैं जनता से बोलूँगा आप उन सब लोगों का सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे, चाहे वो किसी भी संस्था से रहे, या फिर कोई इंडिविजुअल रहे। वो आपके काम में आ रहे हैं, आपका काम है, आपने उनको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी एक बात ये कहूँगा मैं, PP किट जो रहता है, PP किट का हॉस्पिटल वाले 6 PP किट बताते हैं कि हमको 6 PP किट पर डे का वो मिला हुआ है अनुमति एक पेशेंट के पीछे। रूल में डायरेक्टली दिया हुआ है, पूरी गाइडलाइन पड़ी हुई है मेरी, उसमें 2-4 चीज़ों का इंक्लूजन दिया था, जिसमें से PP किट मेन है कोविड से रिलेटेड। इसमें लिए मैं सिर्फ PP किट का नाम लेके बता रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट के इफ़ सर्विसेज और आइटम्स लाइक PP किट आर यूज्ड फॉर मोर देन 1 पेशेंट, देन इट्स कॉस्ट विल बी डिवाइडेड अमंग्स ऑल दोज पेशेंट्स। इसका साफ मतलब ये है कि अगर PP किट जैसी कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा पेशेंट के लिए यूज़ हो रही है, तो वो किट का पैसा जितने पेशेंट्स के लिए सेम किट यूज़ हुई उतने पेशेंट्स में डिवाइड होगा। अब मैं बोलता हूँ गारंटी से कि हर हॉस्पिटल के आप CCTV फुटेज बुला लो और उसमें ये मेरे को बता दो एक भी हॉस्पिटल में कि नर्स एक रूम से निकलती है, अपना PP किट बदलती है और फिर दूसरे रूम में जाती है। नहीं होता ऐसा। एक नर्स निकलती या एक डॉक्टर निकलता है, एक ही PP किट में पूरा हॉस्पिटल घूमते हैं वो। तो उसमें अगर आप पर पेशेंट 4 या 6 PP किट कैसा आप पर डे का लगा रहे हो? और ये सब चीज़ों में कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग जहाँ पर भी गए, मालिक की दया से मेरे जाने से बिल्स कम हुए जगह पर ही, वरना मैं उनके ऊपर और ज़्यादा लीगल कार्रवाई करता था। जो हॉस्पिटल्स कुछ है उनके खिलाफ में अभी हमारा वो काम शुरू है। यही आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जो लूट बाजारी है, डॉक्टर्स की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसे जो डॉक्टर है जो लूट रहे हैं, वो पेशे को भी बदनाम कर रहे हैं। और ये आपदा का समय है, इसको अवसर मत बनाओ। ये जो लूट फिलहाल चल रही है, तो ये लूट सिर्फ हॉस्पिटल कर रहे हैं। इसके अगर जब तक प्रशासन इसका साथ नहीं देता है, तब तक ये अस्पताल लूट नहीं कर सकते। हमारी मांगी वही है सर, हमारी मांगी वही है कि जो ऑडिटर्स है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है। अगर ऑडिटर आपने बिठाया है, तो क्या वो ऑडिटर आपने कोई अनपढ़ और जाहिल ऑडिटर बिठाया है? क्या वो उसको इतना नहीं समझ रहा कि मैं बिल पास कर रहा हूँ? क्या वो पट्टी बांध करके बिल पास करता है? मैं डायरेक्ट मांग करूँगा कि साहब वो ऑडिटर्स को सीधा सस्पेंड करो, ताकि उनको समझ में आए कि जो गरीब लोग पैसे के कारण मर रहे हैं उनके दिल पर क्या बीतती है। हॉस्पिटल्स पे सील लगाओ। मैं मानता हूँ हॉस्पिटल बहुत बड़े लोगों के रहते सर, बहुत बड़े लोगों के हॉस्पिटल्स रहते हैं, मेरे को सब जानकारी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे। इसलिए मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि मैं ही नहीं, दूसरे भी जो लोग हैं, अभी जैसा आपने पूर्व महापौर साहब का नाम लिया,
हमारे बंटी भाऊ शेड़के जी का नाम लिया। ऐसे जो जितने भी लोग हैं जो इस मुहिम में काम कर रहे हैं, आपका जनता से बोलूँगा आप खुल के सामने आओ, उनका साथ दो। पब्लिक की भी एक गलती ये है कि पब्लिक डरती है। मेरे को साथ खुद कई बार हुआ है, लोग शिकायत भी करने आते हैं अपने पास और ये भी बोलते हैं सर भाई हम इनसे कैसा भिड़े, तो बहुत बड़े लोग हैं। काहे के बड़े लोग हैं? गैर कानूनी काम वो कर रहे हैं, आपको डरने की उसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ खुलकर आप सामने आओ, जिसके साथ में भी ऐसा होता है। तो नागपुर महानगर पालिका के अतिरिक्त आयुक्त जो जलज शर्मा, उनका लेटर जीशान सिद्दीकी के नाम पे आया है। हाँ, तो काजी जीशान सिद्दीकी के नाम पे आया है। तो इन्होंने इसमें लिखा है, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगा कि दिखाइए आंकड़ा, कि कुल मिलाकर इनके पास जो है 872 केसेस आए हैं, जिनमें से आंकड़ा कुछ है 1,78,54,892 रुपये का इन्होंने जो है वो गलत बिल है वो देखा है, ये उन्होंने जांच की है। उसके बाद कुल मिलाकर ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 1,27,90,316 रुपये जो है ये इन्होंने कम किया है। ये महानगर पालिका के जलज शर्मा जो अतिरिक्त आयुक्त थे उन्होंने बताया है। अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग 872 केसेस लोगों के पास जा रहे हैं, तो नागपुर महानगर पालिका के ऑडिटर कर क्या रहे हैं, ये सवाल है। जिस तरह से जीशान सिद्दीकी ने कहा कि अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए और कुल मिलाकर जो आंकड़ा जो वापस किया जाए तो भी 15,000 रुपये के आसपास जो है वो कम होता है। लेकिन हमें सबको पता है कि नागपुर में किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो लाखों का बिल जो है लोगों से ले रहे हैं, और जब कम करने की बात आती है तो कुल मिलाकर 10 या 15,000 रुपये जो अतिरिक्त आयुक्तों के खुद के लेटर में कह रहे हैं, तो 15 से 20,000 रुपये सिर्फ वापस कर रहे हैं। तो ऐसे में वाकई में क्या नागपुर महानगर पालिका जनता के लिए काम कर रही है, क्या जनता के साथ काम कर रही है, ये बड़ा सवाल फिलहाल है। तो वही जो ये मुहिम चल रही है प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ जो ज़्यादा लूट कर रहे हैं, इसमें जो कोई भी साथ दे रहा है, जो कोई भी ये आवाज़ उठा रहा है, उसके साथ मिलकर खड़े रहने की फिलहाल ज़रूरत जो है वो आम जनता की है। एक चीज़ जी, ये मुद्दे हॉस्पिटल जो बिल ले रहे हैं, लूट रहे हैं, कई हॉस्पिटल्स में ये भी दिमाग देखा गया है आजकल, कुछ हॉस्पिटल्स वाले इतना दिमागदार अपने को समझ रहे हैं, अपने आप को और जनता को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि जब से उन पर बेड चार्जेस की रोक लगाई गई और ये मुद्दा जब से उठा है, कुछ हॉस्पिटल्स वाले तो खैर ये जो बिंदासी आप मेडिकेयर वाले की देखे हो, अभी बेड के नाम पे तो अभी भी लूट रहे हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो बेड चार्जेस तो रूल के हिसाब से लगा रहे हैं लेकिन मेडिसिन में लूट ले रहे हैं। मैंने कई ऐसे बिल्स देखा हूँ जहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ का बिल मेडिसिन का 2 लाख रुपए हो रहा है, और वही सेम मेडिसिन अगर बाहर के फार्मेसी में अपन टैली करने जाओ तो 70 से 80,000 75,000 रुपये में मेडिसिन आ जाती है। तो ये लूट बाजारी पर कब रोक लगेंगी? मैंने इसके पहले भी ये मांग कर रहा हूँ, अभी भी ये मांग कर रहा हूँ, NMC से मांग कर रहा हूँ, मैं हमारे मुख्यमंत्री साहब से भी मांग कर रहा हूँ कि सर उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहूँगा कि साहब नागपुर के हालात अभी बहुत ख़राब है, यहाँ की जो महानगर पालिका है वो यहाँ पर कंट्रोल, हॉस्पिटल के बिल्स पर कंट्रोल करने में इनके कोई दिलचस्पी हमको फ़िलहाल अभी तक दिखाई नहीं दे रही है अच्छे तरीके से। बिल्स जो दवाओं के होते हैं, मैं सरकार से मांग करूँगा ये कि उस पर एक रेगुलेशन लगाया जाए कि मेडिसिन कोविड की जो रहती है मैक्स टू मैक्स इतने रुपए का बिल मेडिसिन का बने, उसके ऊपर ना बने। उसमें जो कंसेशन मिलता है वो हॉस्पिटल वाले नहीं लगाते हैं मेडिसिन में। ऐसा कैसा पॉसिबल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाला अपने ही पेशेंट को 2 लाख रुपए की मेडिसिन लगा रहा है और बाहर की फार्मेसी वाला सेम वही पेशेंट की सेम वही दवाएं 70-80 हज़ार रुपये में लगा रहे हैं? तो ये भी बड़ा प्रश्न है। मेडिसिन के ऊपर भी रोक लगाई जाए, इनकी जो लूट है। इतना बोल के अपनी बात ख़त्म करूंगा और आपको ये दिलासा दे रहा हूँ मैं, हकीकत बात है, अभी तक हमने काम किया, आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे आपके माध्यम से। आपने भी 2-4 बार इसके पहले हमारी ऐसी सब चीज़ें कवर की, मैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका चैनल देखने से भी कई लोग जागरूक होते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो यही है कि नागपुर में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल, हम सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे। आप ये बात समझ लीजिए कि हर हॉस्पिटल जो है वो चोर नहीं है, हर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो है वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल जो है वो सच में लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल ऐसा कर रहे हैं हम उनके लिए सवाल उठा रहे हैं कि ये हॉस्पिटल क्या करते हैं कि एक तो आप बेड का चार्ज जिस तरह से 80 और 20% जैसे जीशान सर ने बताया कि उसके हिसाब से वो, जबकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको 20%
जो है सिर्फ प्राइवेट रेट से ही आपको चार्ज करना पड़ता है और गवर्नमेंट के 80% जो बेड है वो गवर्नमेंट के रेट से ही करना पड़ता है, लेकिन ऐसा वो दिखाते नहीं है। ये एक उनकी बात होती है। उसके बाद भी आपको बताते हैं कि मेडिसिन, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं से जो है वो कोशिश कर लेते हैं कि पैसा कैसा कमाने का। अगर आपने बेड्स के चार्ज गवर्नमेंट के रेट से ले लिया तो आपको मेडिसिन के हिसाब से आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दिखाएंगे, क्या क्या उन्होंने क्या क्या चीज़ लिखी है या फिर क्या क्या मेडिसिन दी है ये भी नहीं दिखाएंगे। और इसी तरह से जो है जनता से हज़ारों लाखों रुपए जो है वो मेडिसिन के नाम पे लूट ले जा रहे हैं, कई बेड के नाम से लाखों रुपए लूट ले जा रहे हैं। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं ना महानगर पालिका विचार कर रही है, ना ही मुख्यमंत्री हमारे उद्धव ठाकरे वो विचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उपराजधानी को जो है वो हमें छोड़ने का काम अधिकारी लोग कर रहे हैं, जबकि यहाँ नागपुर में कहा जा रहा है कि दिग्गज नेता का ये फिलहाल गढ़ है, लेकिन दिग्गज नेता भी फिलहाल रास्ते पर या सामने नहीं आ रहे और जनता की मदद करते फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर आपके आसपास या अगर आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा बिल लिया गया है तो आप हमारे चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जितनी सहायता कर सकते हैं हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से आपके जो बिल है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए और आपको थोड़ा सा दिलासा मिले। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24, नागपुर। पांचपावली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से मंगलवार को एक आरोपी फरार हो गया। फरार हुए आरोपी का नाम जुबैद रज्जाक बताया जा रहा है। पता चला है कि पांचपावली पुलिस अपने काम में व्यस्त थी, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी पुलिस स्टेशन से फरार हो गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले आरोपी मंगलवार को पांचपावली पुलिस स्टेशन से भाग गया है। पांचपावली पुलिस स्टेशन में हुई इस घटना से शहर पुलिस महकमे में काफी हलचल है। उबैद रजा इकराम उल हक ऐसा फरार आरोपी का नाम है। वो पांचपावली के मुख्य गुरुद्वारा के पास अपोलो मेडिकल स्टोर से, जहां से वो इन दवाइयों की कालाबाजारी कर रहा था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने यह कार्रवाई जाल बिछाकर की थी। फिलहाल पुलिस के विभिन्न पथक आरोपी को ढूंढ रहे हैं। पांचपावली थाना के अंतर्गत बाबा बुधाजी नगर टेका नाका गुरुद्वारा के बाजू में अपोलो मेडिकल स्टोर्स नाम का एक मेडिकल है। उस मेडिकल का मालिक रेमडेसिविर नाम का जो इंजेक्शन है, जो अभी कोरोना में दिया जा रहा है लोगों को दवाखाना में, और उसका कालाबाजारी करके वो मेडिकल स्टोर का मालिक जो है वो लोगों को एक इंजेक्शन 25,000 में बेच रहा है। ऐसा हमको इन्फॉर्मेशन मिला। हमने उस मेडिकल स्टोर्स पे बोगस कस्टमर भेजा। उस बोगस कस्टमर को वो 2 इंजेक्शन 50,000 रुपये में दे रहा था। उसी टाइम हमने वहाँ पे रेड की है और मेडिकल स्टोर्स का मालिक और उसके यहाँ काम करने वाला नौकर, ऐसे 2 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। उसके बाद में उसको पूछा गया कि ये इंजेक्शन आपने कहाँ से लाए, तो उसने बताया कि जाफर नगर नागपुर में उसका एक दोस्त रहता है, उसने वो इंजेक्शंस उसको प्रोवाइड किए हैं। तो उसको भी हमने ताबे में लिया है। आगे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी चालू है, उनके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा। सर, इसमें अभी 3 आरोपी अरेस्ट किए, तीनों के नाम क्या है? जो मेडिकल स्टोर्स का मालिक है उसका नाम है उबैद रजा इकराम उल हक, उसका नाम है मोहम्मद जावेद अतीक अहमद, और जिसने उसको इंजेक्शन प्रोवाइड किया है जो कि जाफर नगर में रहता है, उसका नाम अहमद हुसैन मोहम्मद जुल्फिकार हुसैन, ऐसे उन तीनों के नाम हैं। सर, इन्हें इसके पहले भी ऐसे कोई इंजेक्शन बेचे कि ऐसी कुछ जानकारी मिलेगी आपको? उस दृष्टिकोण से हमारी इंक्वायरी चालू है। अगर ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे चल के भी इसमें और आरोपी अटक होने की संभावना है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट। यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन हद में योगी अरविंद नगर में और हमीद नगर में 2 अलग अलग आरोपी तलवार तथा चाकू लेकर लोगों को धमकाते हुए दहशत फैला रहे थे। यशोधरा नगर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हथियार के साथ अरेस्ट कर उन पर मामला दर्ज किया है। गुप्त जानकारी मिली थी कि योगी अरविंद नगर में एक इंसान तलवार लेकर लोगों में दहशत फैला रहा है, तो वहीं हमीद नगर में भी एक आरोपी चाकू के सहारे दहशत फैला रहा है। इस जानकारी के अनुसार यशोधरा नगर पुलिस वहां पहुंचते ही पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम सलीम राशिद बेग,
23 साल योगी अरविंद नगर निवासी तथा नीलेंद्र सिंह बैस यशोधरा नगर निवासी बताया गया है। तर यामध्ये असं आहे, आता आजच्या स्थितीमध्ये माननीय CP सरांचे त्याचप्रमाणे आमचे झोनल DCP माननीय निरुपा सरांचे निर्देशान्वये आम्ही क्रिमिनल सर्चिंग राबवत आहोत। त्यानुसार आज आम्हाला अशी एक माहिती मिळाली की योगी अरविंद नगर आणि प्रवेश नगर या एरियामध्ये 2 इसम जे आहेत हे प्राणघातक शस्त्रासह फिरत आहेत आणि ते तिथे दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। या माहितीची मी खात्री केली आणि खात्री केल्यानंतर लगेच मी माझ्या DP पथकांना त्या ठिकाणी पाठवून त्याची रेकी केली आणि लगेच सापळा रचला व त्यांना रंग्यात पकडलं। त्यांच्या अंगझडतीमध्ये आम्हाला प्रत्येकाकडे तलवार मिळाली। त्या दोघांकडे आम्ही तलवारी जप्त केल्या आणि त्यानंतर त्याला पोलिसांना आणून त्यांचे अभिलेख तपासला, त्यांचं काही रेकॉर्ड वगैरे आहे का तपासलं, तर ते सराईत गुन्हेगार आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद आहेत या अगोदरचे सुद्धा आणि हे बॉडी ऑफेंडर्स आहेत। ते कुठला तरी एक गुन्हा करण्याच्या प्रयत्नामध्ये होते, तो गुन्हा टळला, त्यांना मी ताब्यात घेतलं, त्यांना अटक केलेली आहे। त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करून त्यांना आज कोर्टामध्ये एक आरोपी आहे सलीम रशीद बेग म्हणून आहे, तो योगी अरविंद नगरमध्ये राहणार आहे। दुसरा जो आहे नीलेंद्र सिंह राजेश्री बैस हा प्रवेश नगरमध्ये राहणार आहे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। बुलेटिन में वक्त हो गया है यही रुकने का। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।